अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। आज मेरे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट एंड फैमिली काउंसलर फ़ाइज़ा असलम। फ़ाइज़ा असलम तकरीबन 15 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं, लोगों की काउंसलिंग करती हैं ये, और इसके साथ साथ इनकी नई किताब भी आने वाली है, मेड डायरी का एक वर्क। बहुत अच्छी किताब है, मैंने मुताल्ला किया है उसका। जब किताब आ जाएगी तो इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा आएंगे इनके पास और इनका इंटरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि उस किताब में क्या कुछ है। तो बिल्कुल फ़ाइज़ा, फिर हम आते हैं टॉपिक की तरफ। ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है जॉइंट फैमिली। जी। तो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या करें, क्योंकि अच्छा एक तो मसला है जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब वो किसी से पूछती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और जिस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हम किस तरह सॉल्व करें, तो उनको जवाब ये मिलता है कि जॉइंट फैमिली तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं, मज़हब में है ही नहीं, तो आप क्यों जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो जॉइंट फैमिली से अलग नहीं हो सकती हैं। वो कहती हैं कि हम किसी भी हाल में अलग हो ही नहीं सकते। तो अब वो ख़वातीन जो मजबूर हैं जॉइंट फैमिली में रहने के लिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो किस तरह से खुश रहें। थैंक यू सो मच वजिया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। देखिए, जैसे आपने कहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, वैसे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को दीन इस्लाम प्रमोट नहीं करता। दीन इस्लाम बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की बात करता है बिल्कुल। और इसको प्रमोट भी करता है। अच्छा, अब देखा जाए तो ये महसूस होता है कि बहुत सी लड़कियों के जहन में ये होता है कि अगर हमने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में होते तो हमारे साथ ये सारे मसले नहीं होते। जबकि मैंने ऐसे केसेस, कई एक केसेस डील किए जिसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि लड़कियां शादी के पहले दिन से अपने अलग घर में ही रुखसत होकर गईं, लेकिन उस अलग रुखसत होकर जाने के बावजूद भी, अलग घर में शुरू दिन से रहने के बावजूद भी उनके मसाइल फिर भी मौजूद हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो भी मसाइल हैं। तो हमें यहाँ पर एक बात को समझना होगा। सबसे पहली बात वो ये कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में मसाइल तो होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल ये जो हमारे सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट देता है ना कि वो परफेक्ट कपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे होता है और ये वहीं अच्छा लगता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकलिटी में देखें, लोगों की निजी ज़िंदगी का मुताला करें, तो हर घर में कुछ ना कुछ टिक टिक होती है, और बिल्कुल जिस घर ऐसा ही में है। टिक टिक ना हो तो उस घर में खूबसूरती भी नहीं होती। तो बिल्कुल कहने का मकसद ये कि मसाइल तो हर जगह आएंगे, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। हमें वो अपने अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपने स्पाउस के लिए और अपने लिए भी, और उस रिश्ते के लिए स्पेशली, जो कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन रिश्ता है। उस रिश्ते के लिए वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसकी तैयारी करना, उसके लिए अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करना। चूँकि हमारे यहाँ जो शादी की तैयारियाँ होती हैं उसमें जहेज़ और बरी और लड़की की अपेरेंटली उसका फिगर बिल्कुल और उसकी स्किन और उसके बाल, हर चीज़ की तैयारी होती है। मगर नहीं होती तो किस चीज़ की तैयारी नहीं होती है, हम लड़का और लड़की को उनके इनर सेल्फ को उस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं करते, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बिल्कुल उसको तैयार नहीं करते तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है कि जब वो दो लोग शादी करके जब रूम शेयर करते हैं और जब अपनी ज़िंदगी को शेयर करते हैं तो फिर मसाइल आना शुरू होते हैं। तो समझ में ये आता है कि जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो, मसाइल दोनों जगह मौजूद हैं और दोनों तरह से आएंगे। अब आपने हल कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आपने अपने सवाल में पूछा। हम्म तो हल करने के लिए सबसे पहले आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करें। उसको उसको ये तो समझें कि वो सिर्फ आपका शौहर या वाइफ नहीं है, उसको आप एक दूसरे तरीके से भी देखें। उसके अपने कुछ मसाइल हैं, उसका अपना कुछ पास्ट है, उसका अपना कुछ प्रेजेंट भी है। तो फिर वो इंसान अपने उस पास्ट और प्रेजेंट के साथ है और आप भी अपने किसी ना किसी पास्ट और प्रेजेंट के साथ हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो क्लैश आएगा। तो उस क्लैश को दूर करने के लिए फिर कुछ क्वालिटीज़ ज़रूरी है। वो क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? कहीं ना कहीं लड़की को भी सब्र और कुर्बानी, और कहीं ना कहीं उस लड़के के अंदर भी वो बर्दाश्त, वो लेट गो करना, ये वो गोल्डन क्वालिटीज़ हैं जो हम्म किसी भी रिलेशनशिप को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, जब हम कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड यूज़ करते हैं ना कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है,
तो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो एक बड़ी नेगेटिव सा एहसास देता है। आपको लगता है ऐसा कि कॉम्प्रोमाइज़ को सुन के हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई बहुत बोझल सा काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे जब ही है। हम कहते हैं कि आपने एडजस्ट करना है, तो वो एडजस्ट का जो वर्ड है ना, वो फिर भी एक ऐसी फीलिंग देता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं जब भी किसी कपल से बात करती हूँ तो मैं उनको कभी ये नहीं कहती कि आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे तो आप दोनों ज़्यादा बेहतर तौर पर ग्रो कर सकेंगे, ना सिर्फ इंडिविजुअलिटी पर बल्कि उस रिलेशनशिप को भी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। अच्छा, हमने तो बात की अभी मियाँ बीवी के हवाले से कि वो तो एक दूसरे को चले समझना भी शुरू कर देते हैं, या एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद ब खुद ही एक दूसरे के हवाले से चीज़ों को भी, मिजाज को भी समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो असल मसला आता है वो आता है कि वही जो हम बात करें जॉइंट फैमिली का, कि स्पेशली सास ससुर नंदे देवर, अब इनका जो रोल है उसके साथ क्या किया जा सकता है? किसी भी घर में सास ससुर नंद देवर ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। अच्छा, इनको खूबसूरत मुझे लगता है, ये मेरा मानना है और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम इनको खूबसूरत अपने वो इंडियन ड्रामों और अपने सोशल मीडिया की जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उसकी वजह से हम इन रिश्तों की खूबसूरती को समझ नहीं पाते। हम इनको एक ख़ास ग्लास से देखते हैं, यानी जो लड़की जब शादी होकर घर आती है ना, अपने अपने ससुराल जाती है, तो वो सास को एक खास लेंस से देखती है। उसके नज़दीक सास जो होती है ना वो कोई डायन है, वो नन जो है ना वो कोई मतलब कोई बहुत ही कोई नेगेटिव कैरेक्टर है फिल्मों का और ड्रामों का या नॉवेल्स का, जो वो लड़कियां पढ़ पढ़ के बड़ी हो रही होती हैं। तो उस कॉन्सेप्ट की वजह से, जब जहन में कॉन्सेप्ट ही हमारा नेगेटिव है, तो हमें उस इंसान के अंदर उसकी कोई अच्छी खूबी, कोई बात हमें भला कैसे नज़र आ सकती है। अच्छा, इसमें यह मानना भी ज़रूरी है कि सास सास ही होती है, वो माँ नहीं बन सकती। और बिल्कुल इसी तरह से बहू बहू होती है, वो बेटी नहीं बन सकती, वो बेटी की जगह नहीं ले सकती, और ना सास आपकी माँ की जगह ले सकती है। तो जब आप उसको माँ समझेंगे ना, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि ये मैंने तो उनको अम्मी समझा था, मैं तो इनको अम्मी कहती हूँ, ये फिर भी मेरे साथ ऐसे करती हैं। लड़कियां इसी तरह देखती हैं चीज़ों को, और फिर सास भी इसी तरह देखती है कि मैं तो इसको बेटी बना के अपने घर लेके आई थी, ये फिर भी इसने मुझसे इतने रूड लहजे में बात की, ये फिर भी मेरे साथ किचन में हाथ नहीं बटाती, जबकि बहुत सारी दफा बेटी भी नहीं कर रही होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारी दफा तो बेटियां भी खुद नहीं कर रही होती। मैं समझती हूँ कि सास का रवैया फिर भी बहुत अच्छा होता है माँ के मुकाबले में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, आप बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो हमारा लेंस है ना, अगर हम सास को सास की तरह देखेंगे ना, तो अगर उनका किसी वक्त कोई रूड बिहेवियर है तो हमें उसको जस्टिफाई करने में आसानी होगी, हमें उसको लेट गो करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी अम्मी तो नहीं है ना, मेरी माँ तो नहीं है ना, वो मेरी सास है। अगर वो कुछ कह रही हैं तो ठीक है, कहने दें, कोई बात नहीं, आप उसको दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें, छोड़ दें। वो बुजुर्ग खातून है, और बुजुर्गों की तो बहुत सारी बातों को हम इसलिए भी छोड़ देते हैं कि वो जो कहते हैं ना, बुजुर्ग और बच्चा बराबर होते हैं। तो बुजुर्ग बेचारों को बाज़ औक़ात खुद भी नहीं पता होता कि वो किस वक्त किस लहजे में और किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको ये समझ के छोड़ दें। अच्छा फ़ाइज़ा, भी आपने बात की ना कि अलग जब हम रह रहे होते हैं तब भी इंटरफेरेंस होती है बाहर से, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बाद में मैं भी हैरान होती हूँ जब हमारे पास काउंसलिंग्स पाकिस्तान से बाहर से आई हुई होती हैं, यानी अमेरिका से या यूके वगैरह से, तो वहाँ भी ये वाला प्रॉब्लम होता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं, मैं समझती हूँ शायद जॉइंट फैमिली है और साथ में सब रह रहे हैं, तो वो पता चलता नहीं है तो पाकिस्तान से इंटरफेरेंस हो रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान से इंटरफेरेंस हो रही होती है। और मुझे भी बड़ी हैरानी होती है ऐसे केसेस में कि लोग इतनी दूर बैठ के भी पल पल की खबर रखते हैं कि वो बेटा यूएस में रहता है तो उसके घर में चल क्या रहा है, आज बहू रानी किस्मत उठी थी, उन्होंने खाने में क्या बनाया था। तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। मैं हैरान होती हूँ कि फोन पे आप लोग ये वाली बातें भी करते हैं, हम तो चलो बाहर टाइम भी है लोगों के पास। सही बात है, बिल्कुल। तो अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें, तो अगर इस पूरे उसको टॉपिक को आप किसी एक पॉइंट पे लेकर आएँ कि सबसे मेन काम क्या करना चाहिए एक बहू को, क्योंकि सास ससुर ऐसे है ना, आपने भी कहा कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है, तो वो एक काम क्या है कि जिसे करने से उनको इस चीज़ का एहसास हो कि चलो मैं ये काम करूँगी तो इससे मेरी ज़िंदगी मुतमिन रहेगी और सास ससुर मेरे खुश रहेंगे। देखिए, एक काम, एक तो नहीं, मैं तो शायद आपको 2-3 काम बताऊं। पहली बात जो मैंने कही कि
नज़रअंदाज कर दें। उनकी कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल को बुरी लग रही है, आप उसको नज़रअंदाज करके देखें। उसके नज़रअंदाज कर देने से ख़ुद हमारे अपने दिल को बड़ा सुकून मिलता है। वो लोग जो छोटी छोटी सी बातों पे रिएक्शन शो करते हैं और ये कहते हुए कि हम बड़े हसास हैं और हमें लग जाती है बात, तो आप हसास होना बुरी बात नहीं है, हसास दिल ही खैरख्वाह होते हैं दूसरों के लिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत आपके अपने लिए भी नुकसानदेह है और आपके रिश्तों के लिए भी नुकसानदेह है। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। नज़रअंदाज करें उनको, सिर्फ सास की तरह नहीं, उनको इस तरह भी देखें कि वो हो सकता है कि वो कहीं परेशान हो, वो थकी हुई हो, वो बीमार हो, अगर उन्होंने, यानी एक तरह से आप इसको यूं कहिए कि आप उनको गलती का मार्जिन दें। ठीक है, जब हम गलती का मार्जिन देते हैं दूसरों को, तो हमारी चीज़ें, खुद हमारी अपनी चीज़ें बहुत सेटल्ड हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपको टिप्स मिली होंगी आज की वीडियो में कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को हम किस तरह से खुश असलूबी से लेकर चल सकते हैं। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और मेरा हमें टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है ख़वातीन के लिए, बिल्कुल। तो हम बहुत जल्द इस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।